चलिए, तो फिजिक्स को बेहतर समझने के अंतराल के लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में स्कोप और एक्साइटमेंट क्या है, ठीक है। और बेसिकली में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है ना, एक ओवरव्यू आपको मिल गया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। तो जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अब आपका परिचय होगा सर आइजैक न्यूटन से। चलिए, ओए बच्चे, आई थिंक विजिबिलिटी प्रॉपर है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि रिस्पेक्टेड वे में नाम लेने। रीजन रीजन काफी महान लोग थे ये। हाँ, नहीं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं वो लोग काफी क्या थे, महान लोग, ठीक है ना। जितने भी साइंटिस्ट हुए, अब यहाँ से एक चीज आपको बताता हूँ कि भाई प्लीज, सर आइजैक न्यूटन के नाम लेने से कुछ याद आ रहा है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पे तो चर्चा करेंगे ही, और ये एक वीडियो में सीमित होने वाला बात नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। तो उस पर तो चर्चा करेंगे ही हम लोग जितना कर सकते हैं। फिलहाल पहले एक बात समझिए जरा। हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, इंडिया वर्सेस यूएसए। अभी ना थोड़ा सा चर्चा करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से पहले। क्यों, जरा वो जुड़ा हुआ है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से, ना कि बल्कि पूरा साइंस और एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या, इंडिया वर्सेस वेस्ट। अब वेस्ट से मैं खास करके किस पे फोकस कर रहा हूं, यूरोप, यूएसए, ठीक है। कनाडा ऐड कर सकता हूं, कोई दिक्कत। अब ये इंडिया वर्सेस वेस्ट की क्या चर्चा है भाई, और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसा जुड़ा हुआ है, नहीं समझिएगा जरा। वैचारिक क्रांति नहीं जरूरी होती है एक देश के विकास में। क्यों, अभी तुम लोग बात कर रहे थे ना कुछ देर पहले कि पूरा देश सोचता किस तरीके से है, उसी पे तो देश का लेखा जोखा तय होगा, नहीं। क्योंकि पूरे देश के सोचन शक्ति में तीज त्योहार इंपॉर्टेंस रखता है, और एजुकेशन नहीं, तो देश की स्थिति सबको पता है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ बेहतर कर पा रहा है तो उसका सोच भी क्या होगा, बेहतर। इसमें कोई किसी को शक। तो जो भी साइंटिस्ट बहुत कुछ किए हुए हैं तो वो सोच भी बहुत बेहतर रखते होंगे, और एक अच्छे सोच के धनी आदमी को ही तो बोलते हैं दार्शनिक, फिलोसोफर, नहीं। तो जितने भी महान साइंटिस्ट रहे हैं वो साइंटिस्ट से पहले बड़े बड़े फिलोसफर्स रहे हैं। न्यूटन साइंटिस्ट बाद में है, फिलोसोफर पहले है। सर आइजैक न्यूटन फिलोसोफर पहले है, साइंटिस्ट बाद में है। उन्होंने फिलोसफी को पहले समझा, साइंस को बाद में समझा, क्योंकि साइंस बिना फिलोसफी के रह नहीं सकती है। ये याद है कि लोग एक बार हम लोगों ने बात किया था फिलोसफी पे, उसमें मैं पूरा जोड़ ये दिया था ना, जो कई दफा वुमन सेफ्टी की बात हो, हर मुद्दे पे हम लोगों ने ये समझा है ना कि हमारा जो बेसिक वे ऑफ लाइफ होता है ना, जिसको हम लोग आधार बना के जीते हैं, वही हिला हुआ रहता है। अभी हम लोगों ने बात किया था नहीं, टीचर के इंटेंशन को लेके, फिलोसफी तो है कैसे, दर्शन, उसका सोचन कैसा है, नहीं। तो हर साइंटिस्ट से पहले क्या रहे हैं, फिलोसफर। इसीलिए जब भी किसी साइंटिस्ट को समझे तो समझे कि ये बिना किसी फिलोसफी के नहीं आ सकती।
और क्योंकि हमारे यहाँ वैचारिक क्रांति हुई ही नहीं, तो हमारे यहाँ कभी विकास हुआ ही नहीं, या एक विकास के मार्ग पे हम बहुत हद तक आगे बढ़े ही नहीं। हमारे यहाँ वैचारिक क्रांति जरूरी है। एक मैंने वीडियो बनाया था, इमोशनल यू आर इमोशनल फुल, उसमें मैंने यही बात किया था क्या कि इंडिया जो है ना पूरा इमोशन पे जीता है नहीं, और यूरोप इमोशन से ऊपर उठ के किस पे जीता है, थॉट पे। वो सोचता है, क्योंकि यूरोप सोचता है, इसीलिए यूरोप ने पंखा बल्ब से लेके प्लेन और हर कुछ बनाया। क्योंकि इंडिया मात्र इमोशन से डील करता है, इसलिए इंडिया बस शायरी करता रह गया। इंडिया में हर अगला आदमी गली छाप शायर है नहीं। यहाँ स्टेटस बिना गाने कोई नहीं लगा था, एकदम निकाल के लाए कैसे जहरीला शायरी है गाना, और उसके बाद स्टेटस क्या करेगा, लगाएगा नहीं। आप देखिए ना, किसी फेसबुक उठा के देखिए, एक से एक किसी महिला का किसी पुरुष का अपना पिक्चर सेल्फी लेके फिर पीछे में गाना लगा के मस्त अपलोडिंग चल रहा होता है लगातार, है ना बात। शॉकिंग बात है कि अंग्रेजों के आने से 1000 साल पहले तक, यानी अंग्रेज जब आए उसके 1000 साल पहले, यानी उसके 1000 साल पहले इंडिया में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। जैसे आज अंग्रेज आए तो आज से 1000 साल पहले से आज तक इंडिया में एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया, उससे पहले बना था। तो 1000 साल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं, तो 1000 साल कर क्या रहा था इंडिया, शेरो शायरी चल रही थी। बहुत पहले का है वो, अंग्रेज से आने के बहुत पहले का है। समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ वैचारिक क्रांति में सोचन पे काम ही नहीं किया जा रहा कि इंसान सोचता कैसे, सोचने समझने की शक्ति पे बात ही नहीं, ना स्कूल में ना कॉलेज में, कहीं नहीं। तो जब एक व्यक्ति बेहतर सोचेगा नहीं तो बेहतर पढ़ेगा कैसे। हर व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल रहा है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, वो लोग अपने आप में एक अच्छे क्या रहे हैं, फिलोसोफर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़ते हैं, पाइथागोरस एक फिलोसोफर थे। हर एक बड़े व्यक्ति का उठा लीजिए नाम, सब फिलोसफर्स रहे हैं, उसके बाद वो साइंटिस्ट बने। अगर दुनिया में 5 सबसे बड़े साइंटिस्ट के नाम होंगे, नाम बताया जाएगा, तो पहले या दूसरे नंबर पे न्यूटन को लाना पड़ेगा, पहले नंबर पे। तो कितने बड़े वो फिलोसफर साइंटिस्ट। साउंड को लेके न्यूटन ने कहा है, ग्रेविटेशन को लेके न्यूटन ने कहा है, रिफ्लेक्शन को लेके न्यूटन ने कहा है, पूरा कैलकुलस न्यूटन ने दिया है। हाँ, तो जब आप किसी महान व्यक्ति को पढ़ते हैं ना, तब जाके उनको लेके क्या उठता है, रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए। तो हमें ना अपने सोचन पे, फिलॉसफी पे काम करना होगा, जिसकी बात मैं अक्सर करते रहता हूँ। और जो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, मैं बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो बताते हैं कि भैया जब तक अपनी फिलॉसफी चेंज नहीं करो कुछ नहीं होने का। एक दफा मैंने आप लोग कई दफा कहानी बताया होगा, स्वामी जी के पास, स्वामी विवेकानंद जी के पास कुछ बच्चे गए कि गीता पढ़ाइए हमें। बोले गीता छोड़ो, तुम जाके फुटबॉल खेलो। क्यों? वो उनको फिलॉसफी ये बता रहे हैं कि बेटा पहले शरीर तो एक तरीके का बना लो, तब तो गीता तुम्हें समझ में आएगी। तुम्हारे शरीर में मैं तुम्हें क्या गीता बताऊं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, और तुम्हें मैं किसी चीज को लेके परिश्रम करने बोलूं, तुम परिश्रम करते ही ढेर हो जाओगे जमीन पे। तुम्हें क्या खाक गीता बताऊं। स्वामी जी को क्रेडिट जाता है, पूरा क्रेडिट स्वामी विवेकानंद जी को। उन्होंने समाज में बदला क्या, कि सन्यासी, पिचका गाल, स्केलेटन, कंकाल, भिखारी नहीं होता है, अनपढ़ गवार नहीं होता है, बाल गंदे, कुछ आता जाता नहीं, ऐसा नहीं होता है सन्यासी। सन्यासी सुडौल शरीर, अमेरिका में जाके भारत का डंका बजाने वाला,
कई भाषाओं का ज्ञानी, शिक्षा में उसका कोई यानी कि कोई उनको कंपटीशन नहीं दे सकता, ये होता है सन्यासी। स्वामी जी ने बदला। नहीं तो भारत में हो गया था कि जो सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, वो एकदम मरियल आदमी है, उसको कोई एक थप्पड़ मारता है वहीं लेट जाता है, वो एकदम हड्डी हड्डी भीख मांगता है वो। स्वामी जी ने पूरा ट्रेंड क्या किया, चेंज, कि ऐसा होता है सन्यासी। नहीं, 1893 अगर मुझे याद है तो, 1893 शिकागो में उनका भाषण था। ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लगातार ताली बजने लगा। रीजन, जब कोई व्यक्ति ब्रदर एंड सिस्टर्स बोलता है ना, तो वो फील करता है कि सब मेरा अपना है। और जिस व्यक्ति को बोला गया था जाओ थोड़ा बोल के आगे निकल आओ, वो व्यक्ति लगातार लंबे समय तक बहुत कुछ बोलते रहे और पूरा अमेरिका सुनता रहा, फिर यूरोप ने भी सुना और फिर पूरी दुनिया ने सुना। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई मंचों पे स्वामी जी का नाम लिया है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि बराक ओबामा ने इसलिए स्वामी जी महान हो गए। बराक ओबामा के नाम लेने से थोड़े स्वामी जी का मानता सिद्ध, तो स्वामी जी महान है, बराक ओबामा नाम ले ना ले। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं, हमारा ये भी फिलॉसफी हिला हुआ है कि कोई महान आदमी का जब तक प्रसिद्ध आदमी नाम ना ले तो उसको हम लोग महान नहीं मानते हैं। शाहरुख खान ने कहा ये मान तभी मान, अरे शाहरुख खान थोड़े बताएंगे कौन मान है नहीं मान है, वो मान है नहीं है बात। मोदी जी ना बोले छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज महान नहीं है? वो है, मोदी जी के मोहताज तो नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज, वो महान है। मोदी जी ले ना ले, वो ना ले रहे तो वो खुद गिरे हुए हैं। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, वो काफी लेते हैं नाम, लेकिन नाम तो ऐसा लेते हैं कि उनकी मूर्ति बनी थी वो हवा में टूट गई, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अपने भ्रष्टाचार करप्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं बख्शा। बोला हम लोग इतने भ्रष्ट हैं कि आपकी मूर्ति भी ऐसी बनाएंगे ना जो तोड़ देंगे। आप भले हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाने का प्रयास किए हों, आप भले हमारे लड़ लड़ के मिट गए, आप भले मुगलों से आदिल शाही से हमारी रक्षा किए, आप भले अफजल खान को मारे हो, आप भले कुछ भी किए हो, लेकिन हम वैसे, हम तो गिरे हुए आदमी हैं। हम लोग इस हद तक गिरे हुए हैं कि आपका मूर्ति भी हम लोग खोखला ही बनाएंगे। हाँ, क्या पता, है ना, हम लोग बहुत हद तक गिरे हुए व्यक्ति हैं। तो विचार के स्तर पे पहले क्या करना होता है, बदलाव, नहीं तब जाके आपका कर्म क्या करेगा, बदलेगा। जब तक अपने विचारों को नहीं बदलोगे कर्म में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। फिलॉसफी जरूरी होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये वेस्ट में एक खास बात है जो इंडिया में कभी हो ही नहीं पा रहा है, विचार के स्तर पे सुधार। चलिए अब हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चिंता मत करिए, हम लोग एकदम छोटे छोटे लेवल पे क्या करेंगे बात, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। पहले एक शब्द लिखा हुआ है क्या, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ऐसा कुछ जो पूरे यूनिवर्स में लागू होता है, नहीं है ना, बात है। हाँ, यूनिवर्सल मतलब हर जगह सत्य है, उसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल, नहीं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब क्या, ये ऐसा लॉ है जो इस ब्रह्मांड के हर कोने पे लागू, धरती तो है ही, धरती के बाहर कहीं पे भी हर जगह ये क्या होता है, एप्लीकेबल है, नहीं। यूनिवर्सल मतलब जो कहाँ एप्लीकेबल हो, पूरे यूनिवर्स में, ठीक। लॉ मतलब नियम, आप लोग को पता ही है। अब नया वर्ड आपके सामने क्या आया है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, नहीं,
अब जब धीरे धीरे आपको ग्रेविटेशन क्या हो समझ में आना क्या हो जाएगा शुरू, तो आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी इस नियम को लेके और आप बेहतर इसको समझ भी पाओगे। हम लोग इससे ग्रेविटेशन शब्द से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपरिचित है, कि हमारा इससे कभी इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जो साधारण से एग्जाम्पल हर एक शिक्षक देता होगा, मैं भी आपको वही दूंगा। एक आम पेड़ के ऊपर लगा हुआ है तो कायदे से ऊपर ही रह जाता, लेकिन टूटने के बाद कहाँ गिरता है? नीचे। हम जब सीढ़ी से उतर रहे होते हैं तो लगता है कि नीचे कोई खींच रहा है, और जब चढ़ रहे होते हैं तो लगता है नीचे से कोई खींच रहा है, इसलिए उतरना आसान, चढ़ना काफी मुश्किल। नॉर्मल किस चीज को छोड़ो तो लगता है कोई वैसे ही खींच रहा है, छोड़ दो तो हल्का, और उठाने में लगता है कोई खींच रहा है तो उठाने में दिक्कत। हम सब परिचित हैं इससे कि नहीं है? ऊपर छत पे चढ़ने में बल लगता है, इससे हम सब परिचित हैं कि नहीं है ना? सेब, आम, अमरूद, लीची जो भी है टूटता है नीचे ही गिरता है, उससे हम सब परिचित हैं। चीजों को उठाने में बल लगता है, उससे हम सब परिचित हैं। तो अगर आपका इतना परिचय है इन चीजों से तो इतना पर्याप्त है आपके लिए, आप समझ जाइएगा सब कुछ, बशर्ते आप रेगुलरली क्या करें, चीजों को रिवाइज करके अगले क्लास में आए तो। नहीं आज का कल आप भूल जाइएगा, कल का परसों भूल जाइएगा, परसों का उसके अगले दिन भूल जाइएगा, तो फिर कभी समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको ही पता है नहीं। चलिए, तो जब ये सब होता है, सेब, आम, अमरूद का नीचे गिरना, हमारा छत पे चढ़ते समय ये महसूस करना है कोई खींच रहा है, या उतरते समय सीढ़ी से ये महसूस करना है कोई खींच रहा है, इन तीनों घटना को अगर मिलाओगे, इन तीनों घटना में एक बात साझी ये निकल के आती है कि पृथ्वी क्या कर रहा है, हमें खींच रहा है। नहीं, तीनों घटना में ये बात साझी निकल के आती है ना, पृथ्वी क्या कर रहा है, हमें, मतलब पृथ्वी के पास कुछ ऐसा जो क्या कर रहा है, हर चीज को अपनी तरफ, हम उछलते हैं धमाक धरती पे, पृथ्वी खींच रहा है। कितना भी जोर लगा के शॉट मारो, बॉल अंततः जमीन पे ही, कोई खींच रहा है। नहीं, किस चीज को उठाओ लगता है कोई खींच रहा है, सीढ़ी के ऊपर चलो लगता है कोई खींच रहा है, नीचे उतरो लगता है कोई क्या कर रहा है, खींच रहा है। मतलब ये जो हमारा प्यारा सा क्या है अर्थ, ये हम पे क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स। अब यहाँ पे एक नया चीज क्या आया भाई, फोर्स। अबे जरा फोर्स क्या होता है वो जान ले। ठीक, फोर्स को लेके जो एक नॉर्मल समझ है वो आप सब में है नहीं है? कभी ना कभी आप जिस गाड़ी पे यात्रा कर रहे होगे, रुक गया होगा, ड्राइवर ने बोला धक्का लगाओ भाई, जो आप लगा रहे थे वही क्या था, फोर्स। नहीं, कोई आपका दोस्त आपको थप्पड़ मार के भाग रहा होगा, आप उसको पकड़ लियो, भागना चाह रहा है, नहीं, और आप जो उसको पकड़ के अपने तरफ खींच रहे हो तो आप उस पर क्या लगा रहे हो, फोर्स। नहीं, आप साइकिल चलाते हो, स्पीड करना होता है साइकिल को, तो पैडल पे क्या लगाते हो, फोर्स। कोई फोटो फ्रेम दीवार में लगाना हो, कील रख के हथौड़ी से क्या लगाते हो उस पे, फोर्स। ठीक, किसी को पीटना हो तो हाथ से उसके गाल पे क्या लगाते हो, फोर्स है, क्या लगाते हो, फोर्स। नहीं है, किसी दुकान में जाते हो, गेट खोलने के लिए क्या लगाते हो, फोर्स। तो फोर्स से परिचित नहीं हो क्या है? अब अगर हम लोग चाहें क्या, फोर्स को क्या करना, डिफाइन करना, तो समझो जरा, गौर करोगे ना तो हम लोग दो ही तरीके का फोर्स लगाते हैं, या तो पुलिंग या तो पुशिंग। गौर करो,
ठीक है ना। या तो प्लीज प्लीज अच्छे से बैठ जाओ। या तो हम लोग क्या करें, किसी को अपने तरफ या तो किसी को अपने से दूर कर रहे हैं। देखो हर फोर्स को लगा के, गाड़ी को दूर कर रहे हैं, दोस्त को खींच रहे हैं, थप्पड़ मार के दूर कर रहे हैं, हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं, दरवाजा कभी अपने से दूर कर रहे हैं, कभी अपने तरफ कर रहे हैं, जैसे जो खुलता है। नहीं, दो ही तो फोर्स लगाते हो। कभी गोदरेज को दूर कर रहे हैं, कभी अपने तरफ खींच रहे हैं। पुलिंग पुशिंग ही तो लगता है, नहीं लगता है? ठीक, दो ही फोर्स लगता है, पुलिंग या। इतने भी ना समझ में आए तो समझो जरा, और जरा समझते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या? फोर्स वो जिसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, किसी चीज का पोजीशन चेंज कर सकें। नहीं, कोई चीज रखा हुआ है, फोर्स लगा के उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी चीज का स्पीड चेंज कर सकें। नहीं, बॉल रेस्ट में था, किक मारा, मोशन में आ गया। नहीं, कोई साइकिल चला रहा था, आपने ब्रेक लगाया, फोर्स लगाया, टायर पे फोर्स लगा, रिम पे फोर्स लगा, वो रुक गया। मतलब फोर्स वो जो किसी रुके हुए चीज को स्पीड अप कर दे, फोर्स वो जो किसी चलते हुए चीज को और गति दे दे, फोर्स वो जो किसी तेजी चलते चीजों को रोक दे। बस जा रहा था, पहाड़ से टकराया, रुक गया। नहीं है ना? समझ पा रहे फोर्स को कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं ना, फोर्स समझ गए। चलिए तो आज की क्लास में फोर्स ही तक रखते हैं, फिर आगे की बात अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, गुड।